देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अम्ल, क्षार और लवण का तुल्यांकी भार निकालना सीखा था जब हमको कोई रासायनिक अभिक्रिया न दी हो। जब हमको कोई रासायनिक अभिक्रिया न दी गई हो, ठीक है। इसको मैंने बताया था कि हमेशा तुल्यांकी भार किसी का भी हो तो उसका फार्मूला होता है तुल्यांकी भार बराबर, जिसका भी आपको तुल्यांकी भार निकालना है उसका अणु भार बटे एन। बटे क्या होता है बेटा? एन। एन को हम लोग कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। अब एन सबके लिए अलग अलग होता है। अगर अम्ल है तो अम्ल के लिए एन का मान होता है क्षारकता, और क्षार के लिए एन का मान होता है क्षारों की अम्लीयता, और लवण के लिए होता है बेटा टोटल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश। इनमें से कोई एक रखा जाता है। आज हम कुछ आगे की कुछ और चीज़ों के तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे। अब देखिए, अगर आपको आयनों का तुल्यांकी भार निकालना हो पर रासायनिक अभिक्रिया ना दी जाए, आपको आयनों का तुल्यांकी भार निकालना हो परंतु रासायनिक अभिक्रिया न दी जाए, तो एन जो होगा बेटा आपकी बार आपका हो जाएगा आवेश का मान। एन आपकी बार क्या हो जाएगा बेटा? आवेश का मान हो जाएगा आपके लिए। जो एन होगा वो आपके लिए आपकी बार हो जाएगा आवेश का मान। वो क्या हो जाएगा बेटा? आवेश का मान हो जाएगा। जैसे कि हम लिखें बेटा, तो आवेशों का तुल्यांकी भार हो जाएगा आवेशों का तुल्यांकी भार। ध्यान सुनना बेटा फार्मूला। तो हो जाएगा आयन का अणुभार, आयन का अणुभार या परमाणु भार, अणुभार बटे आवेश एन। अब एन से डिवाइड कर तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश का मान, जितना आवेश हो, ठीक है, आवेश का धनात्मक मान। तो अगर माइनस में कभी कभी आवेश आ जाता है ना, उसको भी ध्यान में आपको रखना, आवेश का धनात्मक मान। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से इस फार्मूले को समझते हैं। आवेशों का तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है? आयन का अणुभार बटे आवेश का धनात्मक मान। जैसे देखिए, आपको आयन दिया हो Na+, आयन क्या दिया है बेटा? Na+ दिया है, और आपसे कह रहा है इसका आप तुल्यांकी भार हमको निकाल के बताइए। इसका आप लोग हमको क्या निकाल के बताइए बेटा? तुल्यांकी भार निकाल के बताइए। तो आयन है Na+, तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा भैया? Na+ का भार बटे उसके ऊपर आवेश। तो Na+ का जो आपके पास अणुभार होता है वो होता है 23, और इसमें एक आपके पास आवेश है तो उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर आपसे एल्युमिनियम का पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बताइए, तो आपका एल्युमिनियम का अणुभार 27 होता है, और उसके ऊपर जो आवेश दिया गया है, चार्ज दिया गया है, वो +3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए। जैसे आपसे पूछा एजाइड के N-3 की आप बता दीजिए, तो नाइट्रोजन का होता है बेटा 14 अणुभार, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर 3 चार्ज लगा है। इसे कार्बोनेट का अगर पूछ रहा है तो कार्बोनेट के लिए बेटा इसका अणुभार हो जाएगा 60, और 2 इसके ऊपर आवेश है तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर आपसे सल्फेट का पूछ रहा है तो सल्फेट का भार है बेटा 96, और इसके ऊपर 2 आवेश है तो इसको 2 से डिवाइड किया। इसी तरह अगर आपसे कह रहा है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अणुभार होता है 35.5। कितना होता है बेटा? 35.5, और इसके ऊपर माइनस का 1 अवयव है तो इसे 1 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह देखिए I- की बात करते हैं, तो आई का अगर हम बात करें तो आई का अणुभार होता है 127, और इसके ऊपर आवेश 1 है तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको अब आवेश अगर दिए हैं तो उनका अणुभार निकालना भी उनका तुल्यांकी भार निकालना भी आपको आ गया होगा। ठीक है, आयनों का तुल्यांकी भार किस तरह से निकलेगा ये मैंने इसमें आपको बता दिया है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट चीज को समझते हैं। आपको अब तक 4 तरह के से तुल्यांकी भार निकालना सिखा दिया गया कि अम्ल का कैसे निकलेगा, क्षारों का कैसे निकलेगा, लवण का कैसे निकलेगा, और आयन का कैसे निकलेगा। पर ये चारों जो रूल है वो तब है जब आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना दी जाए सवाल में। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का तुल्यांकी भार जब रासायनिक अभिक्रिया न दी जाए। अब आपको कोई एक यौगिक देगा, लेकिन उस यौगिक में किसी पर्टिकुलर तत्व की पूछेगा कि इसकी बता दीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो देखिए उसके लिए बेटा एन क्या होता है? उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जिसका भी आपको तुल्यांकी भार निकालना है यौगिक में, जिस तत्व की का तुल्यांकी भार आपको निकालना है उसकी ऑक्सीकरण संख्या एन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या हो गया बेटा तुल्यांकी भार का? उस तत्व के एक परमाणु का परमाणु भार, जिस तत्व का आपको तुल्यांकी भार निकालना है यौगिक के, जिस तत्व का तुल्यांकी भार आपको निकालना है उसके एक परमाणु का परमाणु भार, और उसको डिवाइड कर देना है बेटा एन से, और एन क्या होगा? उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस यौगिक में। जैसे
देखिए यहाँ से आपको फेरिक क्लोराइड दिया गया है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड में कह रहा है हमको आयरन का बता दीजिए तुल्यांकी भार क्या हो। तो आयरन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 56 और आयरन की यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे ये आएगा +3। जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको मैंने रिडॉक्स वाले लेक्चर में समझाया था कि किस तरह से निकाली जाती है। तो यहाँ मैं ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल रहा हूँ, इनको आप मानिए कि ऐसा होता है। और अगर आपको इसके बाद भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में भी वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, अब जैसे इसी यौगिक में आपसे कह रहा है कि क्लोरीन की बता दी, तो क्लोरीन के एक परमाणु का भार होता है बेटा 35.5। ठीक है, क्लोरीन के एक परमाणु का भार कितना होता है 35.5 और इसका आवेश आएगा यहाँ पे -1, तो इसे 1 से डिवाइड कर दिया, तो आवेश का केवल धनात्मक मान रखते हैं। ठीक, इसी तरह से देखिए आपसे कह रहा है फेरस ऑक्साइड से, तो फेरस ऑक्साइड में Fe की पूछ रहा है, तो Fe का परमाणु भार होता है 56 और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी +2, तो +2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर इसी यौगिक में आपसे कह रहा है बेटा ऑक्सीजन की बता दीजिए, किसकी बता दीजिए ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16 और आवेश आएगा 2, तो 16/2। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट सवालों पे। अब देखिए आपसे वो कह रहा है आयरन फेरिक ऑक्साइड में बताइए, किसमें बताइए बेटा फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड में देखिए आयरन के एक परमाणु का परमाणु है 56 और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या आयरन की आएगी +2, तो 3 से डिवाइड कर दिया। अब इसी में फेरिक ऑक्साइड में आपसे कह रहा है ऑक्सीजन की बताइए, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16 और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 2 आएगी, तो 16/2। इसी तरह से आगे चलिए बेटा फेरिक, ठीक है, ये आपका मिक्स ऑक्साइड दिया गया है, क्या दिया गया बेटा मिक्स ऑक्साइड। तो आयरन का जो मिक्स ऑक्साइड है तो उसमें देखिए ध्यान से, तो आयरन की पूछा तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी 8/3, कितनी आएगी बेटा 8/3, तो 56 डिवाइड बाई 8/3। अब ऑक्सीजन पूछा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इसमें -2 आएगी, तो एक परमाणु का परमाणु भार होता है 16, तो 16/2 कर दिया। अब देखिए अगला, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड की बात की, सॉरी सल्फर डाइक्लोराइड की बात की जाए तो सल्फर की एक परमाणु का परमाणु भार होता है 32 और ये ऑक्सीकरण संख्या से आएगी +2, तो 32/2। क्लोरीन के बाद पूछ रहा इसी यौगिक में आपसे करा क्लोरीन का बता दीजिए, तो क्लोरीन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 35.5 और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आएगी 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से H2Cl2 में पूछा गया, तो यहाँ जब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे बेटा तो +1 आएगी। तो सल्फर का अगर तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो सल्फर का एक परमाणु का परमाणु भार 32/1। क्लोरीन की निकालोगे तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी -1। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी बेटा -1। अब अगर आपको क्लोरीन का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्लोरीन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 35.5 डिवाइड बाई 1 कर देंगे क्योंकि ऑक्सीकरण 1 है, संख्या 1 है। इसी तरह से क्यूप्रिक नहीं सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड दिया गया है। अब क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी +1 और कॉपर के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 63.5, कितना होता है बेटा 63.5, तो 63.5 और ऑक्सीकरण संख्या 1 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार इसी यौगिक में निकालना हो क्यूप्रस ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16 और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 2 आएगी, तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसे देखिए अगर आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया होगा तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +2, तो अगर कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके एक परमाणु का परमाणु भार जो कि होता है 63.5 और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर इसमें आपसे ऑक्सीजन की पूछ रहा है तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार तो 16 और ऑक्सीकरण संख्या होती है तो 16/2 हो गया। इसी तरह से बेटा फेरिक ऑक्साइड में आपसे कह रहा है किसमें पूछ रहा है बेटा फेरिक ऑक्साइड में, तो फेरिक ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो जब आप आयरन का निकालने जाएंगे तो उसके एक परमाणु का परमाणु भार जो कि होता है 56 और बटे उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 से डिवाइड कर दिया। इसी से अगर ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और उसकी ऑक्सीकरण संख्या 2। मान लीजिए H2SO4 आपको दिया हो, क्या दिया हो बेटा H2SO4। अब अगर H2SO4 दिया है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 1 और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी 1, तो हो गया 1/1। इसी यौगिक में आपसे कह रहा है कि आप सल्फर की बता दीजिए, किसकी बता दीजिए बेटा सल्फर की, तो सल्फर के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 32 और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी सल्फर की +6, तो 32/6 कर दिया। इसी तरह से आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट वेट बता दीजिए ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु का परमाणु भार होता है बेटा 16
और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या आएगी -2 तो 16/2 हो गया। तो आपको इनके भी तुल्यांकी बाहर निकालने आ जाने चाहिए बेटा, ठीक है। ये आपकी पूरी चीज़ सेटअप से मैंने आपको इन सबको लिखा है, किसी भी बुक में या कहीं भी इसको इस तरह से सेटअप से नहीं पढ़ाया जाता। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए स्टडी के दौरान कि कहाँ किस कभी 2 से डिवाइड करना है, कभी 3 से डिवाइड करना है, ये पता नहीं चलता। मैंने आपको मेन खेल जो है तुल्यांकी बाहर निकालने में है n का। किसका है बेटा? n का। अगर आप ये पता आ गए कि इस चीज़ में n ये होगा तो आपका तुरंत ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। चल ठीक है। अच्छी तरह से नोट्स बनाना है। इन्हीं सवालों को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बोर्ड के लिए, एंट्रेंस के लिए, चाहे वो जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस हो, बिट्स पिलानी हो, यूपीटीयू हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से सवाल 100% आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप तुल्यांकी बाहर निकालना सीख गए समझ लीजिए आपने केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें 50% आपने कमांड कर ली। क्योंकि कई बड़े-बड़े सवाल जो 2-2, 3-3 पेज तक खींचते हैं मोल की कॉन्सेप्ट से, उसको आप लोग तुल्यांकी बाहर के कॉन्सेप्ट से तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक। अब देखिए बेटा नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं। अब बात करते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया अगर दी गई हो तब क्या होगा। ठीक बेटा, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं ताकि एक ही बार में पूरी रासायनिक अभिक्रिया वाला पार्ट हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।